वेलकम टू फ्यूचर विद एसएससी क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग अपना अच्छे से तैयारी करते रहिए। मैं डेली आपके लिए न्यू क्वेश्चन लाती रहूंगी। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तिलहन का एक किस्म है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैरायटी ऑफ ऑल सीड्स? ए तारामीरा, बी अरेबिका, सी लाइबेरिका, डी रोबस्टा। इसका सही जवाब है तारामीरा। तारामीरा तिलहन की एक किस्म है। तारामीरा तेल को आमतौर पर जांबा तेल के नाम से जाना जाता है। यह तेल अरुगुला के बीजों से मिलता है। तिलहन की कुछ और किस्में ये है: मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, नाइजर बीज, सरसों, कुसुम। तिलहन की फसलें 3 श्रेणियों में आती है: वार्षिक या द्विवार्षिक समूह, बारहमासी वृक्ष फसलें, भ्रूण एक उपोत्पाद है। दुनिया में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसके बाद चीन, ब्राजील और भारत का नंबर आता है। भारत में सोयाबीन सबसे ज्यादा उगाया जाने वाला तिलहन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है? विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट इरिगेटेड एरिया? ए पश्चिम बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी पंजाब। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में 17.6 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए नहरों, ट्यूबवेल, कुओं और टैंकों का इस्तेमाल किया जाता है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए प्रमुख परियोजनाएं ये हैं: लखवार व्यासी, पूर्वी गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर, मौधा बांध, सरदा सहायक, सरयू कनाल, उर्मिल बांध। भारत में सिंचाई के बारे में कुछ और बातें। भारत में कुल कृषि भूमि का 48.8% हिस्सा सिंचित है। शेष 51.2% हिस्सा बारिश पर निर्भर है। देश में कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं और नलकूपों का सबसे ज्यादा योगदान है। सिंचाई के मामले में पंजाब देश में पहले नंबर पर है। पंजाब में 98% फसल भूमि सिंचाई के अंतर्गत आती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शस्त्र अधिनियम और वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किए गए? इन विच ईयर वर द आर्म्स एक्ट एंड वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास्ड? ए 1878, बी 1879, सी 1877, डी 1876। इसका सही जवाब है 1878। शस्त्र अधिनियम और वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम के बारे में और कुछ बातें। शस्त्र अधिनियम और वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम दोनों साल 1878 में पारित हुए थे। शस्त्र अधिनियम 1878। इस अधिनियम के तहत भारतीयों को बिना अनुमति के हथियार रखने से रोक लगा दी गई थी। हालांकि अंग्रेजों को इस अधिनियम से बाहर रखा गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878। इस अधिनियम को गैगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह अधिनियम भारतीय प्रेस की आज़ादी को सीमित करने और ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना को रोकने के लिए बनाया गया था। इस अधिनियम के तहत सरकार को वर्नाक्यूलर प्रेस पर सेंसरशिप लगाने का अधिकार मिला था। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल 1876 से 1880 में ये दोनों अधिनियम पारित किए गए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के किस शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? विच सिटी इन इंडिया इज कॉल्ड द डेट्रॉइट ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री? ए चेन्नई, बी पुणे, सी मुंबई, डी बेंगलुरु। इसका सही जवाब है चेन्नई। चेन्नई को भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। यह शहर ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए जाना जाता है और यहाँ कई प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं। उद्योग से जुड़ी कुछ खास बातें। चेन्नई में ऑटोमोबाइल उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। चेन्नई में भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग का 1/3 से ज्यादा हिस्सा है। चेन्नई में फोर्ड, हुंडई, रेनॉल्ट, निसान और एमबीडब्ल्यू जैसी प्रमुख कंपनियां हैं। चेन्नई के आसपास 60 किलोमीटर के ऑटोमोटिव कॉरिडोर में कई बड़ी मोटर कंपनियां हैं। चेन्नई के आसपास चेन्नई पोर्ट, कट्टुपल्ली शिपयार्ड और एन्नोर पोर्ट जैसे 3 प्रमुख बंदरगाह हैं। अवाड़ी में सैन्य संबंधी वाहनों के उत्पादन के लिए भारी वाहन कारखाना HVF है। चेन्नई को एशिया का डेट्रॉइट भी कहा जाता है। अमेरिकी शहर डेट्रॉइट को ऑटोमोबाइल उद्योग का केंद्र माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? When was air transport nationalized in India? A 1950, B 1952, C 1953, D 1951। इसका सही जवाब है 1953। भारत में हवाई परिवहन के बारे में और कुछ बातें।
भारत में हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण साल 1953 में किया गया था। इसके लिए सरकार ने वायु निगम अधिनियम 1953 पारित किया था। इस अधिनियम के तहत देश की सभी एयरलाइनों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके बाद घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं के लिए 2 नए निगम बनाए गए थे। घरेलू सेवा के लिए इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन, अंतर्राष्ट्रीय सेवा के लिए एयर इंडिया इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। इस अधिनियम के जरिए केंद्र सरकार को मौजूदा एयरलाइनों की संपत्तियां, अधिकार, गुण और देनदारियां हासिल करने का अधिकार मिला था। इन कंपनियों को एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड नाम के नए निगम को सौंपा गया था। साल 1962 में एयर इंडिया इंटरनेशनल कॉरपोरेशन का नाम संक्षिप्त रूप से एयर इंडिया कर दिया गया था। इस कदम का मकसद विमानन क्षेत्र के बेहतर प्रबंधन, सुरक्षा और विकास को सुनिश्चित करना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि क्या है? What is the duration of प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना? A 7 वर्ष, B 6 वर्ष, C 8 वर्ष, D 5 वर्ष। इसका सही जवाब है 5 वर्ष। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में और कुछ बातें। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY को वित्त वर्ष 2020 से 21 से वित्त वर्ष 2024 से 25 तक 5 साल के लिए लागू किया गया है। इस योजना के तहत सरकार मछली उत्पादन को बढ़ाने, निर्यात को बढ़ाने और मछुआरों को रोजगार के अवसर देने का लक्ष्य रख रही है। इस योजना के तहत सरकार कई तरह की मदद देती है, जैसे कि मछुआरों को मात्स्यिकी से जुड़े सामान और उपकरण खरीदने में मदद, प्राकृतिक आपदाओं या दुर्घटनाओं से प्रभावित मछुआरों को वित्तीय मदद, बंदरगाहों और कोल्ड स्टोरेज चेन जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए मदद। इस योजना का लाभ लेने के लिए आधिकारिक वेबसाइट pmmsy.gov.in पर जाकर आवेदन करना होता है। आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज भी अपलोड करने होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में निम्न में से कौन संसद का एक हिस्सा नहीं है? Which of the following is not a part of the parliament in India? A. राष्ट्रपति, B. लोकसभा, C. राज्यसभा, D. भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका सही जवाब है भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में और कुछ बातें। भारतीय संसद भारत गणराज्य का सर्वोच्च विधायी निकाय है। यह 2 सदनों से मिलकर बनी है, लोकसभा और राज्यसभा। इसके अलावा राष्ट्रपति भी संसद का एक हिस्सा है। कौन संसद का हिस्सा है? राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। लोकसभा संसद का हिस्सा है। राज्यसभा संसद का हिस्सा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश संसद का हिस्सा नहीं है। विधानसभा राज्य विधानमंडल का हिस्सा नहीं है। भारतीय संसद के बारे में कुछ और जानकारी। भारतीय संसद भारत गणराज्य का सर्वोच्च विधायी निकाय है। संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। लोकसभा के सदस्यों को जनता सीधे मतदान के जरिए चुनती है। राज्यसभा के सदस्यों को राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य चुनते हैं। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति की सहमति के बिना संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक कानून नहीं बन सकता। राष्ट्रपति के पास संसद के किसी भी सदन को बुलाने, स्थगित करने या लोकसभा को भंग करने का अधिकार होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शास्त्रीय हिंदू धर्म के भारतीय साहित्य में कितने वेद हैं? How many Vedas are there in the Indian literature of classical Hinduism? A. 3, B. 4, C. 1, D. 2। इसका सही जवाब है 4। शास्त्रीय हिंदू धर्म के भारतीय साहित्य में 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद प्राचीन भारतीय धार्मिक ग्रंथों का एक विशाल संग्रह है। ये संस्कृत में रचित हैं और हिंदू धर्म के ईश्वर के वचन माने जाते हैं। वेदों में सामान्य जीवन, व्यवहार, प्रकृति और धर्म से जुड़ी जानकारी और निर्देश शामिल है। वेदों के बारे में कुछ और बातें। वेद मौखिक रूप से पारित धार्मिक ग्रंथ है। वेदों के अलावा 6 वेदांग भी हैं। ये है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा श्रीलंका का पारंपरिक नृत्य रूप है? Which of the following is the traditional dance form of Sri Lanka? A. बिहू, B. कंडियन नृत्य, C. भरतनाट्यम, D. कथक। इसका सही जवाब है कंडियन नृत्य। श्रीलंका के पारंपरिक नृत्य रूप के बारे में और कुछ बातें। श्रीलंका का पारंपरिक नृत्य रूप कंडियन नृत्य है। यह श्रीलंका का राष्ट्रीय नृत्य है।
यह नृत्य 16वीं से 19वीं शताब्दी के बीच कंडियन राजाओं के शासनकाल में विकसित हुआ था। यह नृत्य आमतौर पर रामायण की कहानियों पर आधारित होता है। इस नृत्य में नर्तक हाथी और मोर जैसी जानवरों की हरकतों की नकल करते हैं। इस नृत्य में नर्तक ताल की धुन पर नृत्य करते हैं, जिसे गाता बेरिया कहते हैं। इस नृत्य में नर्तक सुंदर वेशभूषा पहनते हैं। पुरुषों को स्कर्ट जैसी पोशाक पहननी होती है। पुरुषों की छाती को चांदी के राजचिन्ह और हेडगियर से सजाया जाता है। पुरुष अपनी बाहों और टखनों पर चांदी की चूड़ियां पहनते हैं। श्रीलंका के कुछ और नृत्य, पंथेरू, वेस नृत्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गुरुडोंगमार झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गुरुडोंगमर लेक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ए. बिहार, बी. सिक्किम, सी. तमिलनाडु, डी. छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब है सिक्किम। गुरुडोंगमार झील के बारे में और कुछ बातें। गुरुडोंगमार झील भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। यह झील महान हिमालय में सिक्किम के मंगन जिले में है। यह दुनिया और भारत की सबसे ऊंची झीलों में से एक है। इसकी ऊंचाई 17,800 फीट 5,430 मीटर है। गुरुडोंगमार झील के बारे में कुछ और खास बातें। यह झील बौद्ध, सिख और हिंदू धर्म के लोगों के लिए पवित्र है। इसका नाम गुरु पद्मसंभव के नाम पर रखा गया है। गुरु पद्मसंभव तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। यह झील 118 हेक्टेयर 290 एकड़ के क्षेत्रफल में फैली हुई है। इसकी परिधि की लंबाई 5.34 किलोमीटर 3.32 मील है। यह झील सोलाहमू से मिलकर तीस्ता नदी बनती है। नवंबर से मध्य मई तक सर्दियों के मौसम में यह झील पूरी तरह जमी रहती है। गुरुडोंगमार झील तक पहुंचने के लिए लाचेन से थंगू होते हुए सड़क मार्ग से जाया जा सकता है। इस झील के आसपास याक, नीली भेड़ और ऊंचाई वाले दूसरे वन्यजीव रहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2023 में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट किस शहर में आयोजित किया गया था? इन विच सिटी वॉज द एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट हेल्ड इन 2023? ए. चेन्नई, बी. अहमदाबाद, सी. दिल्ली, डी. सूरत। इसका सही जवाब है चेन्नई। 2023 में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में और कुछ बातें। 2023 पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी आधिकारिक तौर पर प्रायोजन कारणों से हीरो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी चेन्नई 2023 के रूप में जाना जाता है। पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का 7वां संस्करण था, जो एशियाई हॉकी महासंघ द्वारा आयोजित 6 सर्वश्रेष्ठ एशियाई राष्ट्रीय टीमों के लिए पुरुषों का फील्ड हॉकी टूर्नामेंट था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। महाकश्यप की अध्यक्षता में किस बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था? विच बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ महाकाश्यपा? ए. पहली, बी. दूसरी, सी. तीसरी, डी. चौथी। इसका सही जवाब है पहली। बौद्ध परिषद का आयोजन के बारे में और कुछ बातें। महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। यह परिषद 483 ईसा पूर्व में राजगीर की गुफा के पास आयोजित की गई थी। यह परिषद हर्यंक वंश के राजा अजातशत्रु के संरक्षण में आयोजित की गई थी। इस परिषद का मकसद बुद्ध की शिक्षाओं का संरक्षण करना था। इस परिषद में सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया। इस परिषद में आनंद ने सुत्त का पाठ किया और उपाली ने विनय सुनाया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में प्रायद्वीपीय पठार का आकार है। The shape of the peninsular plateau in India is A. रेखीय, B. आयताकार, C. वृत्ताकार, D. त्रिभुजाकार। इसका सही जवाब है त्रिभुजाकार। भारत का प्रायद्वीपीय पठार त्रिभुजाकार आकृति का है। इसका आधार उत्तर भारत के विशाल मैदान के दक्षिणी किनारे से मेल खाता है। कन्याकुमारी को त्रिभुजाकार पठार के शीर्ष के रूप में जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार से जुड़ी कुछ और खास बातें। यह पठार समुद्र तल से औसतन 600 से 900 मीटर ऊपर उठा है। यह पठार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना है। यह पठार कई छोटे पठारों, पहाड़ी श्रृंखलाओं, नदी घाटियों और घाटियों से घिरा हुआ है। यह पठार 2 भागों में बंटा हुआ है, जिनमें से हर भाग में छोटे पठार है। यह पठार विश्व की सबसे पुरानी भूआकृतियों में से एक है। यह पठार दक्कन ट्रैप का विस्तार है। यह पठार प्राचीन गोंडवाना प्लेट का हिस्सा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसकी आत्मकथा का शीर्षक एस अगेंस्ट ऑड्स है? हुज ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल्ड एस अगेंस्ट ऑड्स? ए. सानिया मिर्जा, बी. मैरी कॉम, सी. साइना नेहवाल, डी. मीराबाई चानू। इसका सही जवाब है
सानिया मिर्ज़ा। सानिया मिर्ज़ा के बारे में और कुछ बातें। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्ज़ा की आत्मकथा का शीर्षक एस अगेंस्ट ऑड्स है। यह किताब साल 2016 में आई थी। सानिया ने अपने पिता और गुरु इमरान मिर्ज़ा और खेल पत्रकार शिवानी गुप्ता की मदद से यह किताब लिखी है। इस किताब में भारत और दुनिया की टॉप महिला टेनिस खिलाड़ियों में से एक बनने की सानिया की यात्रा का वर्णन है। यह किताब 40 अध्यायों की है और इसमें सानिया के बचपन से लेकर अब तक की कहानी है। इस किताब का विमोचन भारतीय अभिनेता शाहरुख खान ने जुलाई 2016 में किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कहाँ विशाल स्नानागार पाया गया था? वेयर अमंग द फॉलोइंग वॉज द ग्रेट बाथ फाउंड? ए. रोपड़, बी. आलमगीरपुर, सी. राखीगढ़ी, डी. मोहनजोदड़ो। इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार के बारे में और कुछ बातें। विशाल स्नानागार पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो में पाया गया था। यह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। यह प्राचीन दुनिया का सबसे पुराना सार्वजनिक जल टैंक है। इसे द ग्रेट बाथ के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खुदाई 1926 में पुरातात्विक खुदाई के दौरान हुई थी। यह तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में बना था। इसे पकी हुई ईंटों से बनाया गया था। यह 83 वर्ग मीटर में फैला था। माना जाता है कि इसका इस्तेमाल अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। इसे जलरोधी बनाने के लिए वेजिटेबल स्टार्च या प्राकृतिक टार का इस्तेमाल किया गया था। इसके किनारों और फर्श पर बिटुमेन की एक पतली परत बिछाई गई थी। इसके पूर्वी किनारे पर कमरों की एक श्रृंखला थी। एक कमरे में एक कुआं था जो टैंक को भरने के लिए पानी की आपूर्ति करता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन तमिलनाडु? ए. महेंद्रगिरी, बी. अनाईमुडी, सी. नंदा देवी, डी. डोडा बेट्टा। इसका सही जवाब है डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा के बारे में और कुछ बातें। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है। यह नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है और इसकी ऊंचाई 2637 मीटर 8652 फुट है। डोडा बेट्टा ऊटी बस स्टैंड से करीब 10 किलोमीटर दूर है। डोडा बेट्टा को बिग माउंटेन भी कहा जाता है। नीलगिरी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का हिस्सा है। ये पहाड़ियाँ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के त्रिजंक्शन पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियों का नाम इन पहाड़ियों के शोला वनों में पाए जाने वाले नीलकुरुंजी फूलों बैंगनी नीले फूल के नाम पर रखा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में अब तक कितनी बार आर्थिक आपातकाल घोषित की गई है? हाउ मेनी टाइम्स हैज़ इकोनॉमिक इमरजेंसी बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया सो फार? ए. 4 बार, बी. 5 बार, सी. कभी नहीं, डी. 1 बार। इसका सही जवाब है कभी नहीं। भारत में अब तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। हालांकि भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 के बीच भारत चीन युद्ध के दौरान, 3 दिसंबर 1971 से 21 मार्च 1977 के बीच भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, 25 जून 1975 से जनवरी 1977 के बीच आंतरिक अशांति के कारण। राष्ट्रपति आंतरिक या बाहरी खतरे या वित्तीय संकट की स्थिति को राष्ट्र के लिए खतरा मानने पर आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। आपातकाल की घोषणा के बाद इसे दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चोल वंश के राज्यचिह्न में निम्नलिखित में से किस विकल्प का अंकन किया गया था? Which of the following options was inscribed in the emblem of the Chola dynasty? A. घोड़ा, B. हाथी, C. मछली, D. बाघ। इसका सही जवाब है बाघ। चोल वंश के राज्यचिह्न में कूदता हुआ बाघ अंकित था। चोलों का शाही प्रतीक बाघ था और इसे उनके सिक्कों, मुहरों और बैनरों पर दिखाया गया था। पेरिया पुन्नम में चोल के बाघ ध्वज का उल्लेख मिलता है। उत्तम चोल के सिक्कों पर चोल बाघ को पांड्या की जुड़वा मछलियों और चेर के धनुष के बीच बैठा हुआ दिखाया गया था। चोल वंश के बारे में कुछ और बातें। चोल वंश दक्षिण भारत का था। संस्कृत और तमिल इस राजवंश की आधिकारिक भाषाएं थीं। चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय थे। चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर लंबे शिलालेख बनवाए थे। चोल साम्राज्य को मंडलम या प्रांतों में बांटा गया था। चोल प्रशासन की सबसे निचली इकाई कुर्रम थी। चोल गांव की एक आम सभा को उर कहा जाता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बस्तर दशहरा भारत के राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है।
बस्तर दशहरा is a famous festival of state of India. A. छत्तीसगढ़, B. मणिपुर, C. बिहार, D. अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। बस्तर दशहरा के बारे में और कुछ बातें। बस्तर दशहरा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है। यह त्योहार छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में मनाया जाता है। यह त्योहार रावण पर भगवान राम की जीत का प्रतीक है। यह त्योहार 75 दिनों तक मनाया जाता है और भारत के सबसे लंबे त्योहारों में से एक है। बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह त्योहार अक्टूबर या नवंबर के महीने में मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कराटे में एक इप्पॉन के लिए कितने अंक मिलते हैं? हाउ मेनी पॉइंट्स आर अवॉर्डेड फॉर एन इप्पॉन इन कराटे? ए 1, B 3, C 4, D 2। इसका सही जवाब है 3। इप्पॉन के बारे में और कुछ बातें। कराटे में इप्पॉन के लिए 3 अंक मिलते हैं। इप्पॉन जापानी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है 1 अंक। यह जापानी मार्शल आर्ट इप्पॉनवजारी प्रतियोगिता में मिलने वाला सबसे ज्यादा अंक होता है। आमतौर पर यह प्रतियोगिता केंडो, जूडो, कराटे या जुजित्सु में होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? What is the one act play of Satriya called? A. Ekam Nat, B. Vishesham Nat, C. Anant Nat, D. Ankiya Nat। इसका सही जवाब है अनकिया नाट। सत्रिया के एकांकी नाटक के बारे में और कुछ बातें। सत्रिया के एकांकी नाटकों को अनकिया नाट कहा जाता है। ये नाटक गीत, नृत्य और नाटक के माध्यम से धार्मिकता और सौंदर्य को जोड़ते हैं। सत्रिया नृत्य असम का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसकी जड़ें 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन से जुड़ी हुई है। साल 2000 में भारत की संगीत नाटक अकादमी ने इसे भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक माना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अर्जुन पुरस्कार में कितने का नकद पुरस्कार दिया जाता है? हाउ मच कैश प्राइज इज गिवन इन अर्जुना अवार्ड? ए 15 लाख, B 10 लाख, C 1 लाख, D 2,50,000। इसका सही जवाब है 15 लाख। अर्जुन पुरस्कार के बारे में और कुछ बातें। 2020 तक पुरस्कार में अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा, प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 15 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गुआ और नोवामुंडी खदानें भारत के किस राज्य में स्थित है? गुवा एंड नोमुंडी माइंस आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ए असम, B हरियाणा, C राजस्थान, D झारखंड। इसका सही जवाब है झारखंड। गुआ और नोवामुंडी के बारे में और कुछ बातें। गुआ और नोवामुंडी खदानें भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। गुआ झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित एक जनगणना शहर है। यह छोटा नागपुर पठार में स्थित एक खनन गांव है। नोवामुंडी झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित एक जनगणना शहर और प्रशासनिक ब्लॉक है। यह ओडिशा सीमा के पास स्थित है। नोवामुंडी खनन और हेमेटाइट लॉ अयस्क के निर्यात के लिए जाना जाता है। यह क्षेत्र टाटा लॉ और इस्पात उद्योग के स्वामित्व में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अमोंगमोंग फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? अमोंगमोंग फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूनियन टेरिटोरीज? ए हिमाचल प्रदेश, B पंजाब, C नागालैंड, D उत्तराखंड। इसका सही जवाब है नागालैंड। मोंगमोंग त्योहार के बारे में और कुछ बातें। अमोंगमोंग त्योहार भारत के नागालैंड में संगतम लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक त्योहार है। यह त्योहार हर साल सितंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अपना तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।